सुप्रभात मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। इंपोर्टेंट सेशंस करंट अफेयर्स का जो हम डेली लेकर के आते हैं, आज जानते हैं कौन से ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और करेंगे उनका डिटेल में एनालिसिस। तो सेशन की करते हैं शुरुआत आज के दिन के साथ। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है। तो आज है 10 दिसंबर और 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है। कब मनाने की इसकी शुरुआत होती है? इसकी शुरुआत होती है 1948 को। 1948 से ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाने लगा। वैसे देखा जाए तो 4 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के अंदर यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को हम सभी विश्व के जो देश है वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस मनाएंगे। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन भारतीय संदर्भ में कितना इंपॉर्टेंट है। तो जानते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो कब हुआ और क्यों अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। यह एक स्वायत्त विधिक संस्था है, ना कि संवैधानिक। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। ये वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। जिस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है, वैसे ही साइमल्टेनियसली राज्यों के अंदर भी राज्य मानवाधिकार आयोगों का गठन किया गया। और सबका एक ही कारण है, यह कैसा उद्देश्य है कि जितने भी प्रकार के मानवाधिकार हर किसी व्यक्ति को उपलब्ध होते हैं, उन सभी को लेस कर दिया जाए, सभी व्यक्तियों को उस प्रकार के अधिकार सभी को सुनिश्चित कर सके। इसी के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार और साथ में समानांतर रूप से देखा जाए तो राज्य सरकारें भी इसके लिए प्रयास करती रहती हैं। तो आज के दिवस के तौर पे हमने देखा कि आज 10 दिसंबर और आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जा रहा है। चलिए जानते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न और क्यों अपने लिए है ये इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं, गुजरात के बाद टाटा किस राज्य के अंदर सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगा? तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि टाटा जो है वो सेमीकंडक्टर का प्लांट ऑलरेडी लगा चुकी है गुजरात के अंदर। और सेमीकंडक्टर के बारे में ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर अभी जो सदी जो चल रही है, जो दशक चल रहा है, उसके अंदर सेमीकंडक्टर का जितना रोल है वो बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। और सबसे पहले अगर देखा जाए तो चीन इसका मास्टर है सबसे ज्यादा। अगर सेमीकंडक्टर की विश्व के अंदर कोई सप्लाई करता है तो उस देश का नाम है कौन सा? चीन है। इसके साथ साथ में ताइवान और दक्षिणी कोरिया, अमेरिका और बहुत सारे ऐसे विकसित देश हैं जो सेमीकंडक्टर का उत्पादन करते हैं और उसका निर्यात भी करते हैं। भारतीय संदर्भ में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिस प्रकार से ईवी व्हीकल्स आई हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रही हैं, उनके अंदर सभी के अंदर जो है वो सेमीकंडक्टर की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और बहुत सारी ऐसी जो उन्नत प्रौद्योगिकी से जो निर्मित जितने भी प्रकार के जो गैजेट्स हैं, उनके अंदर सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। तो पहला जो इसका प्लांट था वो बनाया गया था कहां पे? गुजरात में। अभी और कहां प्लांट लगाने की घोषणा करी गई है? तो उस राज्य का नाम हो गया कौन सा? असम के अंदर टाटा दूसरा प्लांट यहां पे लगाने वाला है। तो देखते हैं इसके मेरे बारे में कुछ अन्य चीजें। तो वर्तमान में असम जो है उसके अंदर इस प्रकार की घोषणा की है। टाटा समूह ने 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का वहां पे एक प्लांट लगाने की घोषणा वर्तमान में वहां पे करी है। इससे पहले अमेरिकी कंपनी माइक्रोन द्वारा टाटा को गुजरात में टेस्टिंग सुविधा निर्माण करने के लिए इस प्रकार का प्लांट लगाया गया था। अगले साल के अंदर या कह सकते हैं अगले 5 साल के अंदर भारत को 5 लाख करोड़ की जो चिप्स है उनकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हर जगह सेमीकंडक्टर की जरूरत तो पड़ती है। और उसी के संदर्भ के अंदर यहां पे भी इस प्रकार के प्लांट लगाए जाने अभी सरकारों की तरफ से सुनिश्चित करी जा रहे हैं। अब देखा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर के अंदर इस प्रकार का कौन सा ऐसे दुर्लभ धातु है जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर की मांग ज्यादा बढ़ती रहती है। और भारत के पास में इतने कोई बढ़िया अच्छे प्रकार के खनिज भी नहीं है। लेकिन इस बार कह सकते हैं थोड़ी सुखद अनुभूति हो रही है कि भारत के अंदर भी जम्मू कश्मीर, इसके अलावा राजस्थान के अंदर लिथियम की खोज करी गई है। जो सेमीकंडक्टर का जो रॉ मटेरियल है वो यहीं से लिथियम से भी प्राप्त होता है। लिथियम को सफेद सोना भी कहा जाता है। इसके अलावा हाल ही में आईआईटी रोपड़ द्वारा
आईआईटी रोपड़ द्वारा सतलज नदी के किनारे पर एक दुर्लभ प्रजाति का कह सकते हैं एक खनिज पाया गया, वहां पे टेंटलम टेंटलम जो खनिज है वो यहाँ पे सतलज नदी के किनारे पे आईआईटी रोपड़ के द्वारा उसको खोजा गया है। और ये जो खनिज है ये भी सेमीकंडक्टर के अंदर प्रयोग होने वाले धातुओं में से एक है। और वर्तमान में केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकारों की बात करें, सभी निवेश के प्रति प्रोत्साहित कर रही हैं अन्य लोगों को निवेश करने के लिए, और अपनी जरूरतें तो बनी हुई हैं कि सेमीकंडक्टर हमें सबसे ज्यादा चाहिए। चलिए इसके अलावा देख लेते हैं उपयोग इसका क्या होने वाला है, कि व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्मार्टफोन, टैबलेट हो गए, डिजिटल कैमरों के अंदर भी टेंटलम का इस्तेमाल किया जाता है। दुर्लभ खनिज जो लिथियम के बारे में जो आपको बता रहा था कि जम्मू कश्मीर, इसके अलावा डेगाना एक जगह है जो राजस्थान में स्थित है, वहां पे भी लिथियम के बड़े भंडार खोजे गए हैं। तो बहरहाल इस प्रश्न का जो आंसर जान रहे हैं वो जान रहे हैं कि असम, और असम के अंदर टाटा दूसरा अपना जो है प्लांट लगाने वाला है जिसके अंदर लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का निवेश वहां पे करने वाला है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 2। विधि आयोग की सिफारिश के अनुसार 10 लाख लोगों पर कितने जज होने चाहिए? ऐसी जो सिफारिश है विधि आयोग ने 1987 में दी थी। वर्तमान में इसकी चर्चा क्यों हो रही है? वर्तमान में इसके जो चर्चा का जो प्रसंग वो इस प्रकार से है कि वर्तमान में हमारे जो कानून मंत्री हैं उन्होंने लोकसभा के अंदर या संसद के अंदर इस प्रकार का वक्तव्य दिया कि हमारे पास में जो 10 लाख जो लोग हैं उसके ऊपर जज तो होने चाहिए कितने? 50। लेकिन वर्तमान में हमारे पास में कितने हैं? वो है मात्र 21। इसीलिए जिस प्रकार से न्यायपालिका के ऊपर जितना केसों का जो बोझ बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से समय पे न्याय लोगों को नहीं मिल पा रहा, उसी प्रकार का वक्तव्य है वो अपना लोकसभा के अंदर दे रहे थे। अब बात करी जा रही है कि अभी इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, तो अभी हमें 25,000 के आसपास जजेस की आवश्यकता है, जबकि हमारे पास में 20,470 के आसपास ही जजेस हैं। इसका मतलब लगभग 5,000 के आसपास ऐसे जज हैं, वो अगर हो जाते और तो क्या पता न्यायपालिका के अंदर जितने भी प्रकार के जो लंबित केस हैं उनका समय पे निस्तारण हो जाता। और इसी संदर्भ के अंदर इस प्रकार का सवाल ये बना है कि 10 लाख लोगों पर कितने जज होने चाहिए, तो होने चाहिए 50। वर्तमान में कितने हैं? वो 21 हैं। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा कि 10 लाख लोगों के ऊपर 50 वकील जो है वो जज होने चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। तो 50 न्यायाधीश होने चाहिए। वर्तमान में 10 लाख लोगों पर मात्र 21 ही न्यायाधीश यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। 1987 की जो विधि रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख लोगों पर 50 न्यायाधीश होने की उन्होंने सिफारिश तो करी थी, लेकिन वो जो की त्यों ही रहेगी, इस पे कोई ज्यादा कोई काम हो नहीं पाया। 1998 से अब बात करते हैं कि जजों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। हालांकि पहले जो सेशंस हुए थे उनके अंदर भी हमने डिटेल से समझाया है कि जजेस की नियुक्ति कैसे होती है और कोलेजियम सिस्टम क्या है। 1998 के अंदर थर्ड जो जजेस केस हुआ था उसके अंदर ये कहा गया था कि 4+1 या कह सकते हैं कि एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, इसके अलावा जो 4 अन्य न्यायाधीश होंगे वो भी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होगा। इन 5 लोगों का एक क्या बनेगा? ग्रुप बनेगा, एक समिति बनेगी, और वो जो सुझाव देगी वो राष्ट्रपति को सुझाव देंगे, और उसके माध्यम से राष्ट्रपति के माध्यम से ही संबंधित राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेश और सुप्रीम कोर्ट वहां पे जजेस की नियुक्ति की जाएगी। इस प्रकार का कोलेजियम सिस्टम जो है वो जजों की नियुक्ति के संबंध में, इसके अलावा उनके ट्रांसफर में और उनके अलावा उनकी पदोन्नति के संबंध में भी जो कोलेजियम सिस्टम है वही काम करने वाला है। वर्तमान में किस प्रकार के नवाचार किए जा रहे हैं, और हम जितने भी लोग हैं या कैसे हमारी जो आईआईटीज हैं जो प्रौद्योगिकी संस्थान के तौर पे जानी जाती हैं, उन्होंने भी काफी नवाचारों के साथ में सुप्रीम कोर्ट के साथ में एमओयूज करे हैं, जिसके अंदर बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शंस की बात हो रही है तो आईआईटी मद्रास के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का एक एमओयू किया जिसके अंदर कोई भी जो याचिका करता होगा, जो प्रार्थी होगा, उसको उसी की स्थानीय भाषा के अंदर उसका रिजल्ट, या कह सकते हैं उसका जो जज अभी किसी प्रकार का कोई केस हुआ है तो उसका रिजल्ट उसको उसी भाषा के अंदर ही मिलेगा। चलिए बहरहाल वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है जिनका नाम डीवाई चंद्रचूड़ है, अगर क्रम के हिसाब से देखा जाए तो उनका नंबर कितना है? 50वां उनका नंबर है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीश है उनकी संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम तो हो सकती है 1+33। 1+33 का आशय यह है कि 33 अन्य न्यायाधीश जबकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसमें शामिल हो जाते हैं, तो टोटल संख्या कितनी हो जाती है? ये हो जाती है 34। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 3। हाल ही में आरबीआई द्वारा यूपीआई पेमेंट्स की लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर के कितने लाख रुपए कर दिया गया है। जिस प्रकार यूपीआई के माध्यम से हम सब लोग
अपने आम तौर के या कह सकते हैं जीवन मर्रा के जितने भी जो काम है जिसके अंदर 10 रुपए का अगर सामान खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, तब भी हम यूपीआई पेमेंट्स के माध्यम से ही क्या करते हैं, पैसे किसी को अदा करते हैं। और विश्व ने इस बात को बड़े मतलब कह सकते हैं कि प्रशंसा के साथ में माना कि भारत इतना बड़ा देश होने के बाद में और इसके अलावा अभी विकसित अवस्था में भी नहीं है, लेकिन यूपीआई पेमेंट के नाम से अगर देखा जाए तो भारत सबसे अव्वल देशों के अंदर उसका नाम आता है। और बहुत सारे ऐसे पड़ोसी देश हैं जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने काफी इसकी प्रशंसा विश्व पटल पे भी करी है। प्रश्न पूछा जा रहा किसी और टाइप का कि 1 लाख से बढ़ाकर के जिस प्रकार हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, उसके बाद में बच्चों की फीस जमा करने के लिए जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जहां पे यूपीआई की पेमेंट की जो सीमा हुआ करती थी वो 1 लाख हुआ करती थी। अभी जो संशोधन हुए जिसमें आरबीआई ने इसको चेंज करके और कितना कर दिया, 1 लाख से कितना कर दिया है, 5 लाख इसका कर दिया है। ये अपने आप में इंपोर्टेंट, तो आंसर इसका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 लाख हो गया। ये किस संदर्भ में बात कही कि आरबीआई ने कल ही मौद्रिक नीति की समीक्षा करी है, और मौद्रिक नीति की समीक्षा के अंदर उन्होंने जो एक तो होती है रिवर्स रेपो रेट और एक होती है रेपो रेट। तो जो रेपो रेट है उसको क्या रखा है उन्होंने, यथावत रखा है। यथावत कितना, 6.50। 6.50 इस प्रकार की पांचवी इस प्रकार की कह सकते हैं कि सालाना बैठक हुई थी जो हर 2-2 महीने बाद होती है, जिसके अंदर 6.50 है, रेपो रेट को यथावत रखा है। जबकि इस बार दूसरी चीज आरबीआई ने एक और कही कि पहले जब वो 2024 का जो जीडीपी का जो वृद्धि का जो अनुमान लगा रहे थे वो लगा रहे थे 6.50, लेकिन इस बार की जो मौद्रिक नीति की जो बैठक हुई उसके अंदर उन्होंने जीडीपी की जो अर्थव्यवस्था का जो प्रतिशत है, जो ग्राफ है जीडीपी का वृद्धि दर का, वो कर दिया है 7%। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात। तो अभी वर्तमान में जो 1 लाख से बढ़ा करके कितने लाख रुपए तक का कर दिया गया, आंसर जो हो जाएगा इसका 5 लाख। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। 5 लाख कर दी गई है। इसके अलावा ई मैंडेट रिकरिंग पेमेंट्स की सीमा जो 15,000 हुआ करती थी उसको भी उन्होंने कितना कर दिया है, 1 लाख रुपए कर दिया है। तो यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। अब देख लेते हैं 2023 फरवरी के बाद में आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में किसी प्रकार का कोई बदलाव अभी तक नहीं किया गया, जिसमें लोन्स की जो ईएमआई है वो ना तो बढ़ रही है ना घट रही है। कैसे का मतलब, जो पहले थी जिस हिसाब से थी उसी हिसाब से वो बनी हुई है। आरबीआई की जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है उसके अंदर 6.5% से बढ़ करके इसको कितना कर दिया है, 7%। इसको जो इसकी जीडीपी की जो वृद्धि दर है उसको अभी ये आंक रहे हैं। वैसे देखा जाए तो जीडीपी को मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय वैश्विक जितनी भी संस्थाएं हैं, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं, जिसके अंदर कौन सी होगी बात, फिंच, मूडीज, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, और राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो आरबीआई। जितनी भी प्रकार की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वैश्विक संस्थाएं हैं वो भारत की या विश्व के अन्य देश जो है उनकी जितने भी प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है उसका अनुमान लगाती है। उसी के संदर्भ के अंदर ये जो सारी की सारी एजेंसियां वो 6.1 से लेकर के 6.4% वृद्धि दर का अनुमान लगा रही है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। अब बात कर लेते हैं रेपो रेट। रेपो रेट वास्तव में वैसी बनी हुई है जो पिछले 5 फरवरी 2023 से लेकर के अभी तक इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। और रिवर्स रेपो रेट जो है उसका भी कितना रह गया 3.35%। ये भी है अपने आप में चीज है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। केंद्र सरकार के द्वारा प्याज निर्यात पर रोक किस वर्ष तक लगाई गई है। प्याज जिस प्रकार प्याज की कीमत आसमान छू रही है और प्याज जो है वो कीमत के मामले पे आंसू बहा रहा है लोगों के, और बहुत ज्यादा उसकी कीमत हो गई है, और आम एक गरीब आदमी का जो है वो खाने पीने के अंदर एक छोटी सी चीज है उसको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। इसी के संदर्भ के अंदर केंद्र सरकार ने इस प्रकार का एक निर्णय लिया है जिसके अंदर मार्च 2024 तक हम किसी प्रकार के भी प्याज का निर्यात विदेशों में नहीं कर सकेंगे। हालांकि प्याजों के मामले कर देखा जाए तो भारत का स्थान दूसरा है। पहले नंबर के अंदर कौन सा है, चीन है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्याज कहां सबसे ज्यादा पैदावार होती है तो उसके अंदर है महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य है वहां पे सबसे ज्यादा बहुतायत मात्रा के अंदर जो प्याज की खेती करी जाती है। इसी के संदर्भ में पहले वाले हमने जो सेशन के अंदर बात करी थी कि अलवर की जो प्याज मंडी है उसने
बांग्लादेश के साथ में इस प्रकार का एक एमओयू किया है जिसमें प्याज निर्यात करने की बात कह गई है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस प्रकार की रोक लगा दी है कि मार्च 2024 तक जब भारतीय मार्केट के अंदर प्याज की कीमतें जब तक समान नहीं हो जाती, औसत नहीं हो जाती, तब तक हम किसी प्रकार के प्याज का निर्यात नहीं करने वाले हैं। तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा मार्च 2024। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। तो मार्च 2024 तक केंद्र द्वारा प्याज की कीमतों पे नियंत्रण जो है वो लगा दिया गया। प्याज की कीमत पे तो नियंत्रण लगा ही दिया गया, कह सकते हैं निर्यात अपन उसको कर ही नहीं रहे। लेकिन गेहूं के संदर्भ में भी एक चीज हो रही है कि जिस प्रकार व्यापारी जमाखोरी करने की वजह से गेहूं का जो कह सकते हैं कीमत है वो मार्केट के अंदर बढ़ गई है। तो अभी जो व्यापारी जो स्टॉक जो रखते थे वो रखते थे कितना, 2000 टन तक कोई भी व्यापारी स्टॉक रख सकता था गेहूं का। उस स्टॉक को क्या कर दिया केंद्र सरकार ने, कम करके कितना कर दिया है, 1000 टन वहां पे व्यापारियों को, थोक व्यापारियों को बोला गया है कि आप इससे ज्यादा जो है अपना यहाँ पे जमाखोरी आप नहीं कर सकते, और आपकी वजह से जो मार्केट के अंदर गेहूं की कीमतें आसमान को छू रही हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और चीजें। उद्देश्य है कि गेहूं भंडारण की सीमा को कम करना और कीमतों पर क्या करना, नियंत्रण करना, जहां पे 2000 टन से घटा करके उसको 1000 टन कर दिया गया है। बांग्लादेश के बाद भारत प्याज सऊदी अरब को भी निर्यात करने वाला था, लेकिन इस प्रकार की लोग लग जाने के कारण अभी कुछ नहीं हो पा रहा है। भारत के प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य हैं जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है और उड़ीसा है। भारत की सबसे बड़ी अगर प्याज मंडी के बारे में बात करें और सबसे ज्यादा अगर प्रसिद्ध कहीं के प्याज है तो हम सब लोगों को पता है कि वो नासिक की मंडी से प्याज आते हैं और वही सबसे ज्यादा सबसे अच्छे हो सकते हैं, या कहा जाता है इस प्रकार की चीजें भी होती है। विश्व में भारत का प्याज उत्पादन के स्थान कौन सा है, द्वितीय, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, जबकि प्रथम स्थान पे कौन है, ये चीन है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में एप्पल के द्वारा भारत के किस राज्य में प्लांट स्थापित किया जाएगा। एप्पल हम सब लोगों को पता, एप्पल के फोन तो मोबाइल कंपनी है और यूएस बेस्ड है ये। पहले सबसे ज्यादा अगर इसके प्लांट कहीं पे होते थे वो कहां होते थे, चीन के अंदर होते थे और चीन के माध्यम से ही जो सप्लाई करी जाती थी विश्व के अनेक देशों में। लेकिन जिस प्रकार से चीन और अमेरिका के बीच में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से यूएस की जितनी भी कंपनियां हैं वो वहां से अपना मुंह फेर करके और भारत की तरफ अग्रसर हो रही हैं। और इसी की बानगी के अंदर हम देख पा रहे हैं कि तमिलनाडु के अंदर अभी वर्तमान में एप्पल का एक प्लांट वहां पे स्थापित किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि अगले 3-4 सालों के अंदर विश्व का जो एप्पल का जो उत्पादन होता है उसका 1/4 उत्पादन कहां पे होने लगेगा, ये होने लगेगा भारत में। और जब यहाँ पे उत्पादित चीजें की जाने लगेंगी तो बहुत सारा निवेश आएगा और उसकी वजह से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान हो सकेंगे। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। तमिलनाडु में है, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो वहां की पत्रिका के मुताबिक 1/4 एप्पल फोन भारत में निर्मित करने का लक्ष्य किया गया है। बीजिंग और वाशिंगटन जो है, या कह सकते हैं कि चीन और यूएस के बीच में तनाव के बाद में बहुत सारी कंपनियां जो यूएस बेस्ड हुआ करती थी वो भारत की तरफ अग्रसर हो रही हैं। 50,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होने वाला है। टाटा के सहयोग से 20 लाइनें असेंबल करने का जो है कार्य एप्पल यहां पे करने वाला है। और 20 लाइनें असेंबल करने का मतलब लाखों की तादाद के अंदर एप्पल फोन यहां से निर्मित होंगे और यहीं से क्या होंगे, निर्यात किए जाएंगे। प्रोडक्शंस का समय के बारे में बात करी जा रही है तो 12 से लेकर के 18 महीने, ये यूं कह सकते 1 से लेकर के 1.5 साल का समय, जहां पर एप्पल अपना उत्पाद यहां पे बनाना शुरू कर देगा और उत्पादित हो सकेंगे। उसके बाद में निर्यात की जो प्रक्रिया होगा वो अपने आप में देखने वाली बात होगी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। केस के बदले सवाल। केस में, केस का मतलब केस, पैसे के बदले सवाल, क्वेश्चन। आप हमें पैसे दीजिए, हम आपके मतलब का सवाल पूछेंगे। इस प्रकार का एक केस वर्तमान में सुर्खियों में बना हुआ है। यह केस है बंगाल की एक महिला सांसद जिनका नाम महुआ मोइत्रा था। कहा यह जा रहा है, आरोप इस प्रकार से लगे हैं कि एक व्यवसायी था, उनके कहने पे ये जो है उनके सवाल या उनसे संदर्भ जितने भी सवाल होते थे, उनके बिजनेस से संबंधित सवाल होते थे, उनको लोकसभा में पूछा करती थी। इस प्रकार की फिर एक इंक्वायरी का गठन किया गया और इस इंक्वायरी के गठन के अंदर 10 सदस्यीय एक इंक्वायरी का गठन किया गया और यह पाया गया कि हाँ, जिसके अंदर 6 सदस्यों ने यह कहा कि हाँ, ये जिस प्रकार के जो आरोप लगे हैं ये सत्य है। अब सत्य होंगे तो क्या होगा, तो लोकसभा में इस प्रकार का ये पहला मामला अभी तक के इतिहास में पहली बार आया था। वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं
उनका नाम है ओम बिरला। तो ओम बिरला ने इसके लिए एक समिति का गठन किया। समिति के गठन की जो रिकमेंडेशंस आई, जिसके अंदर ये कहा गया कि बिल्कुल ये दोषी हैं और उसी की वजह से इनको भी लोकसभा की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा या लोकसभा ने इनको निष्कासित कर दिया उनकी सदस्यता से। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज के भी जो जितने भी जो चर्चित खबरों में से ये एक रहा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। महुआ मोइत्रा केस फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी जो थी, जिसके अंदर 10 सदस्य थे और उसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष जिनको बनाया गया था, जिनका नाम था विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता के अंदर 10 सदस्यीय कमेटी थी और इसके अंदर इनको दोषी पाया गया। एथिक्स कमेटी में 10 सदस्यों की संख्या थी। 6 सदस्यों ने मोइत्रा को लोकसभा में निस्तारित करने की क्या करी थी, सिफारिश करी थी। क्योंकि 4 सदस्य हैं तो 5-5 भी नहीं हो पा रहे थे, आधे भी नहीं हो पा रहे थे, तो बहुमत इनके साथ में था और इसी की वजह से लोकसभा आचार समिति ने पहली बार किसी सांसद को निष्कासित करने की सिफारिश की है। हालांकि एक ऐसा पहले भी केस आया था, वो कब आया था, 2005 के अंदर। 2005 में एक अन्य केस आया था, केस फॉर क्वेरी मामले में 11 सांसदों को संसद से निष्कासित कर दिया गया था। यह भी अपने आप में एक बड़ा दिन था और संसद के लिए ब्लैक डे भी कहा जा सकता है कि सांसदों को इस प्रकार की कार्यवाही से उनको निष्कासित कर दिया जाता है, जबकि वो कितने लोगों की क्या कर सकते हैं, जनभावना और कितने लोगों को वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और जिस प्रकार की हरकत अगर हमारे जनसेवकी करने लगेंगे तो हमारा जो लोकतंत्र है वो अच्छी दिशा में नहीं जा रहा है। चलिए बहरहाल जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 7। हाल ही में भारत का विदेश मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर के पास पहुंच गया है। जिस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था दिन दुनी रात चौगुनी जिस प्रकार से गति से द्रुत गति से दौड़ रही है, उसी प्रकार समानांतर रूप से देखा जाए कि आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं 600 अरब डॉलर। 600 अरब डॉलर ये हो गया है हमारा 1 दिसंबर के आसपास में। यहाँ पे 600 अरब डॉलर को क्या कर गया, ये पार कर गया। विदेशी मुद्रा भंडार जिस प्रकार से हमारी जो अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ रही है, जैसा कि आरबीआई ने अभी मौद्रिक समीक्षा की जो नीति जो बैठक हुई थी उसके अंदर इस प्रकार का स्टेटमेंट भी आया है। और हमारी जो वित्त मंत्री महोदया का तो ये कहना है कि 2027 तक हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के अंदर भारत शामिल होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। 600 अरब डॉलर से अधिक 1 दिसंबर को 2023 को 604 अरब डॉलर के आसपास फॉरेक्स रिजर्व भारत का पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करने का कार्य हम सब लोगों को पहले से विदित है, वो आरबीआई करता है कि विदेशी मुद्रा भंडार है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। क्योंकि जब भी जिस प्रकार हम नोट छापते हैं तो एक तरफ आपको क्या विदेशी मुद्रा या 115 करोड़ रुपए का आपको सोना आपको अलग से रखना होता है, जिसके बाद ही आप नोट नए छाप सकते हैं। तो आपकी अगर वैदेशिक मामलों के अंदर आपकी मजबूत पकड़ बनानी है तो आपके पास में फॉरेक्स रिजर्व तो होना ही चाहिए। अब बात करते हैं कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व किसके पास है, किस देश के पास है। आंसर आता है उसका चाइना। चाइना के पास में वर्तमान में सबसे ज्यादा विदेश रिजर्व है और इसी की वजह से बीआरआई, इसके अलावा सीपैक, जिस प्रकार की जो सारी चीजें जो बीआरआई है जिसका भारत सदस्य नहीं है, सीपैक का भी सदस्य नहीं है, ये सारी चीजें तभी कर पा रहा है कि आपके पास में विदेशी मुद्रा भंडार की तादाद सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं कि आईएमएफ के अनुसार 2024 में भारत की जीडीपी का अनुमान 6.1%, जबकि वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी का अनुसार 6.3%। मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी का अनुमान 6.1% माना जा रहा है, जबकि फिंच के अनुसार 2024 में भारत की जीडीपी का अनुपात 6.2% माना जा रहा है। बात करते हैं कि वर्तमान में भारत की जो अर्थव्यवस्था विश्व के अंदर उसका 5वां नंबर है, जबकि यह आशा करी जा रही है कि 2027 तक हम तीसरे नंबर की पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। एक नई चीज नवंबर माह के अंदर और दिसंबर माह के अंदर एक और चीज हुई, वो चीज ये हुई कि हमारा जो शेयर मार्केट है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई जिसको बोलते हैं, उसका भी जो मार्केट कैप है वो 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। 4 ट्रिलियन डॉलर से भी क्या हो गया है, ये ज्यादा हो गया है। ये भी अपने आप में विश्व का चौथा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। तो ये भी अपने आप में अनूठी बात है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे इसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, दोनों के अंदर ये उम्दा प्रदर्शन करता हुआ प्रतीत नजर आ रहा है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 8। हाल ही में नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया। नए भारत का सामवेद का आशय यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा इस प्रकार की जो एक पुस्तक का तो नहीं कह सकते, लेकिन जितनी भी सारी चीजें संविधान के बारे में
प्रधानमंत्री जी ने जो कही, उनके जो स्टेटमेंट थे उनको इसमें शामिल किया गया। और उस पुस्तक का जो अनावरण किया गया वो किया गया हमारे पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम रामनाथ जी कोविंद है, उन्होंने इस पुस्तक का अनावरण किया। उसका नाम है नए भारत का सामवेद। इसके अंदर किस चीज का उल्लेख है? जितने भी प्रकार के संविधान के उद्बोधन या संविधान से संबंधित चीजें जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाषणों में या स्टेटमेंट में जो कही है उन्हीं का ये एक संकलन है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। रामनाथ कोविंद हमारे पूर्व राष्ट्रपति, इस पुस्तक में संविधान से संबंधित प्रधानमंत्री जी के भाषणों का इसमें उल्लेख किया गया है। बात करते हैं, जब रामनाथ जी कोविंद का जब नाम आ रहा है तो एक चीज आपने और देखी, उसी को रिवाइज करने के लिए मैंने चीज डाली है कि अभी वर्तमान में एक देश एक चुनाव की बात भी जोर शोर से करी जा रही थी और उसके अंदर एक समिति का गठन किया गया और उस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? वो रामनाथ कोविंद ही है, पूर्व राष्ट्रपति है हमारे। उनकी अध्यक्षता के अंदर एक समिति का गठन किया गया। उस समिति के अंदर कौन कौन सदस्य है, इंपॉर्टेंट ये है। तो उसके अंदर हमारे जो गृह मंत्री अथवा कह सकते हैं सहकारिता जो मंत्री है अमित शाह जी को भी इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा विपक्ष के जो नेता है और कांग्रेस के हैं जिनका नाम है अधीर रंजन जी चौधरी, उनको भी शामिल किया गया। इसके अलावा जे.एंड.के के बहुत बड़े एक वेटरन लीडर हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए जिनका नाम है गुलाम नबी आजाद साहब, उनको भी शामिल किया गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अनेक जो कह सकते हैं प्रतिष्ठित जो लोग हैं उनको इस समिति में शामिल किया गया, जिसमें कह सकते हैं पूर्व 15वें आयोग वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे जिनका नाम है एन.के. सिंह, वो भी इस समिति के अंदर शामिल है। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तो क्या हो जाएगा, रामनाथ जी कोविंद है और एक देश एक चुनाव की समिति का गठन अध्यक्ष के तौर पे रामनाथ जी कोविंद साहब को इसमें बनाया गया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। हाल ही में किसे वैश्विक शिखर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो 10 ऐसे शिक्षक थे जिनको इस कैटेगरी में नामित किया गया था और 10 में से एक को चुना गया था। भारत के संदर्भ में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे एक बंगाल के एक टीचर थे जिनका नाम था दीपक नारायण नायक। इनको भी 10 जो लोग चुने गए थे उनके अंदर इनको शामिल किया गया था, लेकिन ये फाइनल में अपना स्थान नहीं बना पाए या कह सकते हैं इस पुरस्कार को नहीं जीत पाए। लेकिन अपना ही पड़ोसी देश, वहां की एक महिला शिक्षिका, उनका नाम कौन सा था? सिस्टर जेफ। सिस्टर जेफ को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2023 के वैश्विक शिखर पुरस्कार से। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। सिस्टर जेफ पाकिस्तान की रहने वाली है। पश्चिमी बंगाल के शिक्षक दीपक नारायण जो थे वो टॉप 10 के अंदर शामिल हो पाए, लेकिन वो पुरस्कार जीत नहीं पाए। बहरहाल देखते हैं पुरस्कार की जो इनामी राशि है वो इनामी राशि है 8.3 करोड़। ये पुरस्कार ब्रिटेन का वर्की फाउंडेशन, यूनेस्को और इसके अलावा यूएई स्थित एनजीओ दुबई केयर्स के साथ मिलकर के इस पुरस्कार को दिया गया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। आईसीसी वनडे विश्व कप का जो फाइनल की मेजबानी करने वाली जो अहमदाबाद की जो पिच थी, इसके बारे में आईसीसी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट के अंदर कहा गया है कि जो अहमदाबाद के अंदर 19 नवंबर को जो मैच खेला गया था फाइनल का, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया और उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया विजयी हुआ था और ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार विश्व कप विजेता बना और भारत को उप विजेता बनकर ही संतोष करना पड़ा। इस पिच के बारे में बार बार कयास लगाए जा रहे थे कि पिच नरम है या शाम को क्या हो जाती है, थोड़ी सी औसत हो जाती है और धीमी हो जाती है, और काफी ब्लेम भी लगाए गए थे अलग अलग देशों के द्वारा, एम्पायर्स के द्वारा भी ये कहा गया था और बहुत सारे कोचेस के बारे में भी कहा था। तो इसीलिए आईसीसी ने जब इस पिच का जब निरीक्षण करवाया तो इस पिच को पाया उन्होंने औसत, और शाम को जब नमी होती थी और ओस आने की वजह से पिच क्या होगी, थोड़ी धीमी होगी, और यह भी एक कारण माना गया कि भारत जो है इसी की वजह से मैच नहीं जीत पाया। तो चलिए अपने आप में ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज। तो अभी वर्तमान में औसत जो है वो आईसीसी का जो एक निरीक्षण दल गया था, उन्होंने इस पिच को औसत दर्जे की पिच माना था। यह कह सकते हैं कि फाइनल की जो पिच होनी चाहिए थी वैसी पिच इनको प्रतीत नहीं नजर होती पाई थी। चलिए देख लेते हैं, अब बात करते हैं विश्व कप के बारे में। ऑलरेडी हम सेशंस के अंदर बता ही चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आप ग्लेंस करके देख सकते हैं कि 5 अक्टूबर से लेकर के और 19 नवंबर के मध्य तक भारत के अंदर खेला गया ये 13वां विश्व कप संस्करण था, 13वां संस्करण था और भारत में ही खेला गया।
पहला मैच भी नरेंद्र भाई मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में स्थित है, विश्व की सबसे ज्यादा दर्शक क्षमता वाला स्टेडियम भारत के अंदर है, वहीं पे पहला मैच खेला गया। और उसके अलावा जो अंतिम मैच, जो फाइनल मैच हुआ, वो ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य खेला गया। 10 टीमों ने इसमें क्या लिया, भाग लिया, और भारत के अलग अलग शहरों के अंदर ये मैच, लीग मैचेस, सेमीफाइनल और फाइनल करवाए गए। देखते हैं इसके अलावा कुछ अन्य चीजें। सर्वाधिक अगर विकेट लेने की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे मोहम्मद शमी ने 24 विकेट लिए, जबकि एक मैच के अंदर सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी थे वो भी यही थे, इन्होंने एक मैच के अंदर 7 विकेट लिए। बात अगर रनों के अंबार की करी जाए तो विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रनों का अंबार लगा दिया, और विश्व कप जो हुआ था उसके अंदर सबसे ज्यादा इन्होंने रन बनाए। लेकिन कह सकते हैं कि किसी प्रकार की कुछ चीज हुई, ये कह सकते हैं फाइनल अपने लिए था नहीं, वो दिन अपने लिए नहीं था। हमारे विकेट टेकर के तौर पे देखा जाए तो हमारे जो गेंदबाज हैं उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। रन बनाने की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हमारे हैं, और उसके बाद भी हम मैच नहीं जीत पाए। लगातार 10 मैच जीतने के बावजूद हम फाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाए, और सब देशवासियों के लिए बड़ा निराशाजनक एक क्षण था। लेकिन खेल के अंदर ये सारी चीजें होती रहती हैं, और इसका बदला हमारी ही एक अनुभवहीन युवा टीम ने अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ में T20 की सीरीज चली, जिसके अंदर 5 मैच खेले गए, जहां पे भारत ने 4-1 से शिकस्त देकर के ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। और बात करते हैं, अभी हमने पहले सेशन में भी बताया था कि वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज एज ए T20 क्रिकेट के अंदर उनका नाम है रवि बिश्नोई, जबकि नंबर 1 बल्लेबाज T20 वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर अगर 1 रैंकिंग अगर किसी को मिली है तो भारतीय कैप्टन जिन्होंने कैप्टनसी करी थी अभी इस सीरीज के अंदर, नाम है सूर्य कुमार यादव, वो नंबर 1 रैंक पे बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि आईसीसी के द्वारा बहुत सारी चीजें अभी करी गई, और इसी का देखते हैं कि आईसीसी ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को क्या कर दिया, भंग कर दिया। कारण क्या हुआ कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा था, और जिसकी वजह से आईसीसी ने उसको क्या कर दिया, भंग कर दिया। एक बात करते हैं और कि 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर एक वाकया और हुआ, वो था टाइम आउट का। टाइम आउट का शिकार पहले कौन बने, कह सकते हैं क्रिकेट इतिहास के अंदर, तो उनका नाम था एंजेलो मैथ्यूज। श्रीलंकन खिलाड़ी हैं, और बांग्लादेश और श्रीलंका के मध्य मैच खेला जा रहा था, और वहां पे इस प्रकार का वाकया हुआ, और एंजेलो मैथ्यूज बिना गेंद खेले ही पेविलियन को लौट आ गए। तो अपने आप में ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, इसके अलावा अभी आईसीसी ने जिस प्रकार से श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को क्या किया, भंग किया गया, और वहां पे अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप खेला जाने वाला था, जो श्रीलंका के अंदर खेला जाने वाला था, उसकी मेजबानी श्रीलंका से छीन करके किसको दे दी, ये दे दी दक्षिण अफ्रीका को। अभी T20 का वर्ल्ड कप 2024 के अंदर खेला जाने वाला है। ये कहां पे खेला जाएगा, ये खेला जाएगा अमेरिका, वेस्ट इंडीज के आसपास के कैरेबियन जो कह सकते हैं देश है, वहां पे ये खेला जाने वाला है। चलिए, ये आपने इस प्रश्न के माध्यम से देखे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, और हमने आपको ये सारी चीजें शेयर करी। बात करते हैं 2027 का वर्ल्ड कप कहां पे खेला जाएगा। आंसर इसका साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे। संयुक्त रूप से 3 ऐसे देश हैं जहां पे खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका, तो पूरा का पूरा जो महाद्वीप है ये कौन सा, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ही ये मैच खेला जाएगा। इसकी संयुक्त मेजबानी करने वाले हैं जिम्बाब्वे करने वाला, नामीबिया करने वाला और साउथ अफ्रीका करने वाला है। चलिए, जानते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस बैंक ने बैंक ऑफ ईयर 2023 का खिताब अपने नाम किया है। एक निजी बैंक है, और जिस बैंक का नाम क्या है, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने, ये बहुत बड़ा पुरस्कार बैंकों की दृष्टि से देखा जाए तो बैंक ऑफ द ईयर 2023 का जो खिताब है वो फेडरल बैंक ने जीता है। इसके अंदर बैंकर फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा इस प्रकार का पुरस्कार दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बैंकिंग सेवाओं को और ज्यादा मजबूत करने के लिए बैंक ऑन दी गो जिस प्रकार की पहल की गई, किसके द्वारा, फेडरल बैंक के द्वारा, और उसी के दृष्टिगत को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के पुरस्कार से उनको नवाजा गया है। बात करते हैं उनके कुछ और इनिशिएटिव की, जिसके अंदर एआई की बात हो रही है। एआई की बात हो रही है जिसमें में कहा जा रहा है कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित चैटबॉट जिसका नाम है फेडी, ये फेडी भी किसने संचालित कर रखा है, ये भी फेडरल बैंक ने ही कर रखा है। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना के बारे में। 1931 में स्थापना इसकी हो जाती है, तो ये कह सकते हैं कि 1934 में जब आरबीआई की स्थापना हो जाती है, उससे 3 साल पहले किसी निजी बैंक की स्थापना होगी है, तो आरबीआई से भी पुराना ये बैंक है। संस्थापक के बारे में अगर बात करते हैं तो केपी होमिस इसके संस्थापक है, और मुख्यालय इसका कहां पे, कोची। और कोची किस लिए प्रसिद्ध है, पर्यटन के तौर पे प्रसिद्ध है, और ये केरल के अंदर स्थित है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत फेडरल बैंक द्वारा
मुक्कुंडर मिशन भी लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर लोगों को स्वच्छता के प्रति और ज्यादा जागरूक करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाई गई वो महत्वाकांक्षी योजना जो 2015 के अंदर शुरू हुई थी और हर घर को स्वच्छ बनाने का जो निर्णय लिया गया, उसी का सबसे बड़ा सहभागी बना है फेडरल बैंक। तो जिस प्रकार के जो कंपनी सीएसआर के तौर पे बहुत सारी चीजें बैंक्स और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान और कंपनियां करती रहती हैं, और उन्हीं के एवज के अंदर भारत को स्वच्छ सुंदर शहर बनाने की कवायद के अंदर इन बैंकों का भी योगदान हमेशा बना रहता है। तो चलिए, आज आपने देखिए 10 दिसंबर 2023 को समसामयिक विषयों पर आधारित करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण क्लास के अंदर बहुत सारे ऐसे रोचक फैक्ट जाने, और वो किसी भी परीक्षा के अंदर आपके काम आ सकते हैं। तो बने रहिए आप प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।